नमस्कार। मैं पल्लवी छेलावड़ा, आपकी वास्तु फेंगशुई कंसल्टेंट। वास्तु फेंगशुई के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। जैसे जान रहे हैं, अभी सब लोग हॉलिडे के मूड में हैं, क्रिसमस के मूड में हैं। सबको पता है कि फिलहाल का जो फेस्टिवल का टाइम होता है वो बड़ा सुंदर होता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जिस तरह से पहले सेलिब्रेट किया जाता था, उतना ट्रैवलिंग, उतना गैदरिंग करना, वो सब चीज़ फिलहाल रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन फिर भी लोग अपने आसपास में, जो भी अपने नेबरहुड में लोग हैं, रिश्तेदारी में है, नज़दीक में है, उनके साथ तो अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन कर ही रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे जो भी लाइव शो के व्यूअर्स है, उनको ये बात बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है 2021 और शेरमुखी लॉट का, वो सिलेक्ट करने का पर्पस आपका हॉलिडे या आपका मूड खराब करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके इसी अच्छे फेस्टिवल हॉलिडे के मूड के साथ साथ कुछ जानकारी हासिल करने का है। मेरी कोशिश रहती है कि जब टाइम अच्छा हो, थोड़ा सा सुकून मिलता है। काफी टाइम से, पूरे साल भर से हम लोग टेंशन से निकल रहे हैं, तो इस खुशी के माहौल में, हॉलिडे के माहौल में आप अपनी लाइव शो के माध्यम से जो भी मेरे से बातें सुनो, उससे भी आप अपने परिवारजन और फैमिली में, घर में कुछ खुशियां और ज्यादा बढ़ा सको, उसी की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कई बार कैसा होता है कि खुशियां बढ़ाने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है, और कुछ टॉपिक का सिलेक्शन इसलिए किया जाता है कि जिससे आपकी खुशियां बनी रहे, कायम रहे, और आप अपने परिवारजनों को हर तरह के हैप्पी डे के अंदर, हॉलिडे के अंदर, अलग अलग तरह के जो भी आपके हैप्पी मोमेंट हो, वो सारे अच्छे दिनों के अंदर और खुशखुशाल रख सको। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर पहले बातचीत करते हैं, फिर हमारी आगे शो में आपके क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारे हमारे व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलिडे, मेरी और मेरी वास्तु फेंगशुई टीम की ओर से। और आप लोग सब और मैं खुद भी जोर शोर से इंतजार कर रही हूँ न्यू ईयर के आने का, और वो भी हम साथ में लाइव शो के माध्यम से विश करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत वास्तुशास्त्र के बारे में करने से पहले थोड़ी मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। वास्तु जो है, जो आपने सुना है कि वो साइंस और मैथमेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। साइंस इसलिए है कि अलग अलग तरह के एलिमेंट है, हर एलिमेंट के अंदर उसकी एक एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल की मात्रा जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। अलग अलग दिशाओं में से मिलते हुए कुछ फोर्सेस होते हैं जिसको हम उस दिशा के एलिमेंट के साथ कंसिडर करते हैं। वास्तु के हिसाब से पृथ्वी खुद, यानी कि अर्थ के ऊपर 5 एलिमेंट से बना हुआ जो भी हमारी ये जो नेचर यानी कि प्रकृति है, और उसी प्रकृति को सपोर्ट करते हुए ह्यूमन मून की आकृति, अलग अलग तरह के पशु पंखी उसी प्रकृति के सपोर्ट करते हुए वाटर, फूड, फायर, अर्थ, एयर, पंच तत्वों से बने हुए हैं। और उसी हिसाब से पंच तत्वों से बनी हुई प्रकृति, पंच तत्वों से बना हुआ आपका और मेरा शरीर, इसी के माध्यम से एक लिंक बिठाई जाती है कि जिसमें हम इस अर्थ पे रहते हुए इस प्राकृतिक ऊर्जा को अपने घर में, अपनी जिंदगी में, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए किस तरह से बनाए रखें। अब यहाँ पे बात आती है कि जब बात एलिमेंट की होती है तो उस एनर्जी को समझने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर कुछ अलग अलग तरह के शेप बनाए गए। उस शेप का मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरह के प्रकृति के अंदर सबसे पहले आती है प्रकृति ऊर्जा, दूसरा आता है आकार, उसका प्रकार। आकार जो होता है उसके प्रकार के ऊपर से उसकी प्रकृति डिसाइड होती है। इंसान की शरीर का जो आकार है उससे उसको ह्यूमन बीइंग नाम दिया जाता है। अलग अलग पशु पंखी के शरीर का जो आकार है उससे हम उस पशु पंखी की जान पहचान करते हैं कि भैया ये पैरोट है, ये बर्ड्स है, ये अलग अलग तरह के एनिमल्स है। तो हर एक आकार के ऊपर से उसकी आइडेंटिटी बनती है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर अलग अलग तरह के आकार, संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं, और वो जो आकार है उससे, उस आकार की वजह से उसके एलिमेंट को समझना, उसकी प्रकृति के समझना, किस तरह के प्राकृतिक ऊर्जा को वो संबोधित करता है, उसको समझना उस आकार से ऊपर से स्वाभाविक हो जाता है। तो कितने अलग अलग तरह के आकार हैं। हमने राउंड देखा हुआ है,
हमने स्क्वायर देखा हुआ है, हमने ट्रायंगुलर देखा हुआ है, पैगोडा देखा हुआ है, काफी अलग अलग तरह के आकार देखे, रेक्टेंगुलर देखा हुआ है। तो जो भी अलग अलग तरह की आकार की संज्ञा है, उस आकार के हिसाब से वो ऊर्जा वहां पे उस तरह से घूमती है। तो हर आकार की बनी हुई एक संज्ञा, एक आकृति, वो उस आकार के साथ जुड़ी हुई एलिमेंट को, वहां पे होने वाले एनर्जी के लेवल को संबोधित करती है। जैसे हम त्रिकोण शेप के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगुलर शेप के बारे में बात करते हैं, तो शेप क्या हो गया? ट्रायंगुलर एक आकार हो गया। तो ट्रायंगुलर शेप का मतलब होता है एक तिरछा कोना जो कि टॉप पे है और दो कॉर्नर जो साइड में है। तो एक दो तीन कोने वाला एक आकृति बन गई, एक संज्ञा बन गई। और उसका मतलब होता है, ट्रायंगुलर का मतलब होता है फायर, क्योंकि वो शेप उस तरह से बना हुआ है। हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर का मतलब हर जगह पे इक्वल। वो बात क्या हो गई? न्यूट्रल के बारे में बात हो गई। प्रकृति और एलिमेंट के बारे में बात हो गई, बिकॉज इट्स न्यूट्रल, हर जगह पे आपको शेप इक्वल दिखता है। उसके बाद हम राउंड के बारे में बात करते हैं, पूरा गोल, जहां से शुरुआत कहां से एंड, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, जैसे अर्थ का ग्लोब समझ लीजिए, पूरा सा राउंड। तो जब हम राउंड के बारे में बात करते हैं तब उस वक्त हम मेटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मेटल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, लौह तत्व के बारे में बात करते हैं। जब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर के बारे में, जिसको आप लंब चौरस बोलते हो, रेक्टेंगुलर ऊर्जा, रेक्टेंगुलर स्क्वायर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हर तरह के एलिमेंट के अंदर किसी एक एनर्जी लेवल को आप बढ़ा सकते हो। रेक्टेंगुलर अर्थ एलिमेंट का ही दूसरा प्रकार है, स्क्वायर का ही दूसरा हिस्सा है रेक्टेंगुलर। लेकिन स्क्वायर के अंदर हर जगह हर तरह से एनर्जी का लेवल जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। रेक्टेंगुलर के अंदर कुछ फोर्स हम ज्यादा बड़ा या कम कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। और इसीलिए जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट बात होती है वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो भी तरह की एनर्जी होती है उसके साथ जुड़ी ऊर्जा मानी जाती है, जो प्राकृतिक ऊर्जा का एक हिस्सा है, जो वुड को भी संबोधित करता है, वाटर को भी संबोधित करता है। और कई बार जो रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो आपको दो दो एलिमेंट एक साथ प्रोवाइड करता है, जो वाटर और वुड हो सकता है, जो अर्थ और मेटल हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर वहां पे रेक्टेंगुलर स्क्वायर आपने बनाया है, जैसे ये रेक्टेंगुलर मेरा फोन आप देख रहे हैं, इसमें ईस्ट वेस्ट इसके लंबे हो और नॉर्थ साउथ इसके छोटे हो, तो उस तरह की रचना के अंदर वहां पे हमें नेचर एलिमेंट एंड मेटल एलिमेंट ज्यादा मिलते हैं। उल्टा कर देते हैं, ईस्ट वेस्ट छोटे हो गए और जिसके नॉर्थ साउथ लंबे हो गए। तो जहां कहीं नॉर्थ साउथ लंबे हो और ईस्ट वेस्ट जो होते हैं वो थोड़े से छोटे हो गए, तो वहां पे अनप्रेडिक्टेबल चीजें, यानी कि वाटर एलिमेंट जो होता है वो वहां पे ज्यादा होगा, फायर एलिमेंट वहां पे ज्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, क्योंकि वहां पे नॉर्थ साउथ लंबे हैं और ईस्ट वेस्ट वहां पे छोटे हैं। तो हर अलग अलग तरह के शेप, यानी कि आकार के ऊपर से उसका प्रकार, वहां पे होने वाले एलिमेंट, वहां पे होने वाली ऊर्जा को डिसाइड किया जाता है। अब पहले जो मैंने आपको 3-4 बातें बता दी, ये तो बड़ी कॉमन हो गई, लेकिन हमेशा एक जैसा सब कुछ ऐसा होता भी तो नहीं है ना, चीजें बदलती रहती है। आकार के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। तो जिसका कोई आकार नहीं होता है, जिसको अनइवन शेप की चीजें मानते हैं, उसको वाटर एलिमेंट के साथ संबोधित किया जाता है। अब हम ये सारे आकार को समझ के उसमें से एक आकार पे आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर। रेक्टेंगुलर शेप जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का, यानी कि मानव वसवाट का, हमारे और आपके घरों का हिस्सा माना जाता है। जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, आपने पूरी जिंदगी में दुनिया में कहीं पे भी घर देखे होंगे, किसी भी कंट्री में आप रहते हो, किसी भी रिलीजन के साथ आप बिलोंग करते हो, कभी लाइफ में रेक्टेंगुलर घर देखा? कभी नहीं देखा होगा। घर या तो आपका रेक्टेंगुलर होगा, कभी या तो आपका एल शेप होगा, स्क्वायर घर आपको दिखाई नहीं देगा। सारे के सारे घर जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं। यानी कि सिर्फ रेक्टेंगुलर घर होगा ऐसा भी नहीं है, होता है, बहुत पुराने टाइम में बिल्कुल रेक्टेंगुलर होते थे। लेकिन आजकल रेक्टेंगुलर में एल, रेक्टेंगुलर में से एक कॉर्नर बढ़ गया तो वो एल शेप हो गया, रेक्टेंगुलर के 2 कॉर्नर बढ़ गए, रेक्टेंगुलर शेप के 2 कॉर्नर बढ़ गए,
और वो हिस्सा आपके घर के फ्रंट में आ गया, वो शेरमुखी हो गया। क्योंकि शेरमुखी लॉट किसको कहते हैं? टाइगर फेस लॉट। टाइगर जो होता है उसका मुंह काफी बड़ा होता है, उसकी गर्दन अंदर जाके छोटी हो जाती है रेक्टेंगुलर शेप। लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में फ्रंट साइड का एरिया यानी कि फ्रंट ऑफ द लॉट अगर बड़ा हो एंड बैक ऑफ द लॉट अगर छोटा हो, तो उसी कॉमन रेक्टेंगुलर शेप में अगर सिर्फ 2 कॉर्नर उसके आगे से बड़े हुए हो तो उसको हम शेरमुखी लॉट की उपमा देते हैं। हम उसको टाइगर फेस लॉट उसका नाम देते हैं। शेरमुखी लॉट को शेर के साथ क्यों संबोधित किया जाता है? क्यों? उसका रीजन ये होता है कि शेर की गर्दन, इसका जो मुंह होता है वो काफी बड़ा होता है, अंदर जाके उसकी गर्दन छोटी हो जाती है, यानी कि आगे से बड़ा अंदर जाके छोटा। शेर का स्वभाव कैसे होता है? शेर राजा सवारी करते हैं शेर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि शेर को आप भीगी बिल्ली की तरह संबोधित करो। शेर स्वभाव से आक्रामक नेचर का है, गुस्से वाला है, उसके पास जाने से पहले कोई नजदीक में जाने से डरता है। तो एक ऐसी ज़ोडिएक साइन, एक ऐसी एनिमल की संज्ञा जिससे उस शेप का, उस आकार का स्वभाव हम समझ सके कि ये शेरमुखी लॉट है तो उसका स्वभाव कैसे होगा? शेर की तरह होगा। जरूरत पड़ेगी तो फाड़ के फेंक सकता है, जरूरत पड़ेगी तो आपको खा सकता है, निगल जाएगा पूरा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरत पड़ेगी तो इतना गुस्सा दिलाएगा, इतना गुस्सा दिलाएगा कि आप उस गुस्से में क्या करोगे आपको पता नहीं होगा। तो शेर के जितने भी गुण हैं, शेर के जितने भी अवगुण हैं, यानी कि गुण और अवगुण दोनों, वो सारे आपको उस लॉट में दिखाई देंगे। लंब चौरस यानी कि रेक्टेंगुलर कॉमन का होना घरों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शेप अजीबोगरीब मिलते हैं। लॉट जब हम किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, किसी भी घर के अंदर जब हम अपने लिए प्लॉट खरीदने जाते हैं, जहां पे हम अपने लिए एक लॉट खरीदने जाते हैं, तो लॉट पे अलग अलग तरह के शेप का हमें मिलता है। जैसे हमारे मैथमेटिक्स के साइन थे। अब मैथमेटिक्स के जो साइन थे उसमें से जब कभी आप अपना घर खरीदते हो तो उसमें से राउंड तो आपको बहुत ही कम मिलेगा, तो उसके बारे में बात ही नहीं करते। राउंड हम बना सकते हैं। क्या बनाते हैं हम? राउंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। राउंड हम और क्या बनाते हैं? एयरपोर्ट के ऊपर का पूरा एरिया, एग्जीबिशन सेंटर, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में, कई बार हम अपने घर के ऊपर बराबर बीचों बीच में डोम जो होता है वो हम राउंड बनाते हैं। लेकिन हम अपने घर के नक्शे में, फ्लोर प्लान के अंदर डिजाइन करते वक्त एलिवेशन लेआउट में उस कलर को अप्लाई करते हैं, उस शेप को डालते हैं, हम बनाते हैं अपनी मर्जी से। अपने घर की सीलिंग राउंड बनाते हैं। हम सो जाते हैं तो मास्टर बेडरूम के ऊपर फॉल सीलिंग में या फिर शैंडलियर राउंड लगाते हैं। हम अपने घर के ऊपर का, टॉप ऑफ द घर का एरिया जो होता है सीलिंग का, उसको पूरा शेप में ऊपर खींच के उसको राउंड बना देते हैं। तो हम उस शेप को डिजाइन में अप्लाई करते हैं। लेकिन लॉट का भी राउंड होता है, वेरी रेयर, बराबर ना के बराबर, तो उस पर बात बाद में करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं शेप ऑफ द लॉट से, फिर घर तो उसके बाद बनाएंगे ना साथ में मिलके। तो शेप ऑफ द लॉट में राउंड शेप होता है। ऐसे लॉट आपको वेरी रेयर मिलेंगे, ना के बराबर। ट्रायंगुलर मिल सकते हैं, त्रिकोणाकार लॉट, ट्रायंगुलर शेप के लॉट मार्केट में आजकल बहुत दिखाई देते हैं। नॉर्मल लॉट क्या दिखाई देते हैं? स्पेशल केस में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल क्या दिखाई देता है? नॉर्मल दिखाई देते हैं रेक्टेंगुलर शेप के लॉट। स्क्वायर भी लॉट ना के बराबर होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर लॉट बहुत दिखाई देता है। रेक्टेंगुलर में बहुत डेफिनेशन होती है, वर्टिकल रेक्टेंगुलर, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर। वर्टिकल जो छोटा वाला हिस्सा रेक्टेंगुलर का होता है वो आपको सामने पड़ता है, और लॉट ऐसा ट्रेन के डब्बे की तरह अगर आपका लंबा सा बनता हो तो वो हो गया आपका रेक्टेंगुलर, लेकिन वर्टिकल। आपने वो पूरा इस तरह से शेप में, पूरा हॉरिजॉन्टल शेप के अंदर रेक्टेंगुलर बना हुआ है, वो आपका हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बन गया। तो ये जो सारे शेप के लॉट है उसमें हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, लेकिन ये सब शेप में इन डेप्थ ना जाते हुए फिलहाल हम बात करते हैं शेरमुखी लॉट के बारे में। तो रेक्टेंगुलर लॉट के अंदर जो आगे से बड़ा हो और पीछे से छोटा हो उसको हम मानते हैं शेरमुखी लॉट। अब आपकी और मेरी लाइफस्टाइल और 21वीं सदी के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में आते हैं। पुराने जमाने में जब घर बनते थे ना, जब विश्वकर्मा जी ने वास्तुशास्त्र को लिखा 5000 साल पुराना,
5000 साल पुराना कहते कहते मैं 1989 से ये 5000 की बात करी, तो आप 5000 में बहुत सारे साल, 50 साल ज्यादा और ऐड कर सकते हो। सिर्फ 5000 कहना भी बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन जब ये प्रकृति के हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का साइंस विश्वकर्मा जी ने बनाया, तब एक रूल्स था, थंब रूल था कि घर कभी भी टेढ़े मेढ़े शेप के नहीं हो सकते, लॉट यानी कि प्लॉट कभी भी टेढ़े मेढ़े शेप के नहीं होने चाहिए। लेकिन ये बात तो सदियों पुरानी है। अब बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में। आज के जमाने में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मॉस्को, इटली के बारे में, अपार्टमेंट में बाद में जाते हैं, पहले घरों के ऊपर बात करते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, आज के जमाने में आर्किटेक्ट काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर काम करते हैं, आज के जमाने में कंस्ट्रक्शन के अलग अलग तरह के डेवलपर काम करते हैं, जिसको आप प्रोडक्शन बिल्डर बोल सकते हो। कस्टम होम कॉन्सेप्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम हो गया, तो अब आ गए प्रोडक्शन बिल्डर। तो अब जमीन जो है वो जगह महंगी हो गई, तो इसके लिए जब उसका डेवलपमेंट होता था तो लोगों ने सोचा कि अगर हम उसको रेक्टेंगुलर बनाने जाएंगे हमारा तो भैया पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो जो भी डेवलपमेंट है जिस एरिया में है, इकोनॉमिकल एरिया हो या एक्सपेंसिव एरिया हो, जहां जगह बची यूज कर ली। इंसानों बहुत ज्यादा बढ़ गए, यूज कर ली, क्योंकि अब लोग अपने नफे में नुकसान करना नहीं चाहते हैं। परफेक्ट शेप बनाने बैठेंगे तो नुकसान हो जाएगा प्रॉफिट में। इसकी वजह से जहां जगह मिली लॉट को बना दिया गया, तो बन गए आपके लॉट हर टेढ़े मेढ़े शेप के। तो जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी में आप आगे चलते गए, आप ग्रो हो गए, लेकिन वास्तु दोष भी खड़ा हो गया, नुकसान भी उसके शुरू हो गए और टेढ़े मेढ़े शेप के लौट आने शुरू हो गया। और उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे इस सब्जेक्ट के साथ भी थोड़ा सा तालमेल चेंज कर दिया, क्योंकि लोगों ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, किसी भी शेप के घर में रह लो, पड़ोसी भी रहता है, मेरे चाचा भी रहते थे, मेरे दादा भी रहते थे, मेरे मामा भी रहते थे, कभी किसी ने देखा नहीं कौन से शेप का था। क्यों? क्योंकि मामा चाचा दादा को नॉलेज नहीं थी। अगर हमें नॉलेज है और हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ चीजों को अप्लाई करके, कुछ साइंस मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करके, किसी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल को, वास्तु के प्रिंसिपल को अप्लाई करके अगर अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं बनानी चाहिए। तो इतना पुराना साल पहले शेरमुखी लॉट के बारे में जब बात हुई, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उतने साल पहले भी इस तरह के घरों की रचना कहीं ना कहीं बनी हुई होगी, इस तरह के शहरों की रचना कहीं ना कहीं बनी हुई होगी, और उस शहरों की वजह से, उस घरों की वजह से बड़े बड़े नुकसान लोगों ने उठाए होंगे। तब से ये शेप के बारे में बातचीत शुरू हो गई और हर तरह के शेप को ज़ोडिएक साइन और 5 एलिमेंट्स के साथ संबोधित करके बताया जाता है कि इस तरह के शेप से किस तरह का एलिमेंट क्रिएट हो सकता है, किस तरह की एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह वहां पे क्रिएट हो सकता है। तो शेरमुखी लॉट के अंदर वो फायर प्रकृति का लॉट है। अब हमारे और आपकी लाइफस्टाइल में आजकल घर आ गए टाउन होम, अभी आजकल घर आ गए जो टेक्सास वगैरह में आप देखोगे, कैलिफोर्निया में देखोगे, इतना स्पीड में कंस्ट्रक्शन होता है। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के अंदर आगे फ्रंट में आपके घर का दरवाजा है, बराबर पीठ के पीछे जाके आपका पड़ गया गराज डोर। अब है आपका शेरमुखी लॉट, आगे से बड़ा पीछे से छोटा। तो लोगों के सवाल ये पैदा होते हैं कि ये घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आगे से बड़ा है, वहां पे आपके घर का मुख्य द्वार पड़ता है, तो वहां से फ्रंट से आपका घर शेरमुखी हो गया और पीछे जाके तो वो गौमुखी हो गया। अब शेरमुखी को समझने के लिए आपको गौमुखी समझना पड़ेगा। तो एक तो हमने शेर के बारे में बात की जिसका मुंह बड़ा है, जिसकी गर्दन छोटी है। अब गाय के बारे में बात करते हैं। गाय अपने स्वभाव अनुसार है। गाय जो होती है उसको वाइल्ड एनिमल्स में कंसिडर ही नहीं किया जाता, बिकॉज इट्स अ डोमेस्टिक एनिमल। वो इंसानों के आसपास, उसकी इंसानों की जरूरत के साथ जुड़ा हुआ एनिमल है और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे आसपास रहती है। वो शेर किसी के आसपास नहीं रहता है, वो जंगलों में जाके रहता है। लेकिन जो गाय होती है, जो काऊ होती है, वो डोमेस्टिक एनिमल माना जाता है और उसका जो मुंह होता है वो बहुत ही छोटा होता है, पीछे जाकर उसकी गर्दन जो होती है वो बड़ी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉट आगे से छोटा हो, पीछे से बड़ा हो, उसका नाम पड़ गया काउ फेस्ड लॉट, गौमुखी लॉट। जो टेढ़े मेढ़े शेप है ना, उसमें बहुत सारे हैं। सर्पाकार लॉट है, ट्रंक हाथी के मुंह की शेप का लॉट है। मेरे को काफी लॉट के शेप के बारे में जानकारी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी हम गौमुखी और शेरमुखी पे बात करते हैं। वैसे हम ये गौमुखी को विस्तार पूर्वक नहीं बताने वाले,
लेकिन जिन लोगों को टाउन होम खरीदने से पहले ये दुविधा हो कि आगे से बड़ा है और पीछे से गौमुखी है तो मैं उसको कौन सा लॉट गिनूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके लॉट का एलिवेशन होता है, जो आपके लॉट की स्ट्रीट का फेसिंग फ्रंट होता है, वो जिंदगी भर अगर आप पीछे से आकर ये मानते जाओ कि वो मेरा तो गौमुखी लॉट है, गौमुखी लॉट है, लेकिन ये आपकी इमेजिनेशन है, वो आपका गौमुखी लॉट नहीं है। क्योंकि आपके घर में आने के लिए उन्होंने पीछे से एली से आपको एक एंट्रेंस दिया है, बट वी कॉल एली बैक स्ट्रीट। आप कुछ भी नाम से उसको समझ लो, वो एली और बैक स्ट्रीट घर का पीछे का हिस्सा है, घर का पिछले वाला हिस्सा है। घर का फेसिंग फ्रंट वही होता है जो घर का एलिवेशन लेआउट कहता है। और अगर आपका एलिवेशन जो है वो शेरमुखी हो और आपके फेसिंग फ्रंट के अंदर दरवाजा छोटा ही क्यों ना सही, लेकिन अगर आप कभी कभी गेस्ट को आने के लिए 1 महीने में 1 बार, 1 महीने में 4 बार अगर आप खोलते हो और आप ये आर्ग्यूमेंट करते हो कि मैं तो पीछे से आती हूँ, मेरा घर तो गौमुखी है, मैं तो गाड़ी लेकर वहां से घुसती हूँ, तो उससे वो घर गौमुखी नहीं होता है। घर के लॉट, जो लॉट के 2 मुंह होते हैं, फ्रंट और बैक, और वो दोनों डिफरेंट है, तो वहां पे रहने वाले परिवारजनों को सबसे पहला इफेक्ट वो होता है जो घर के लॉट का फेसिंग फ्रंट होता है। बैक ऑफ द लॉट का इफेक्ट उनको कम होता है। अगर फेसिंग फ्रंट लॉट आपका शेरमुखी है और अगर वो दरवाजा 100% संपूर्ण रूप से बंद कर देते हो, तब जाके 20% इफेक्ट रहेगा, 80% कम होगा, लेकिन इफेक्ट तो रहेगा रहेगा ना रहेगा। वास्तु में शेरमुखी लॉट के बारे में काफी अलग अलग तरह की मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि शेरमुखी लॉट अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि शेरमुखी लॉट अच्छा नहीं होता है। बड़ा दुविधा वाली बात है। सबसे पहले वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि शेर की जरूरत राजा महाराजाओं को पड़ती है। शेर जो होता है वो माता की सवारी माना जाता है, देवी माँ की सवारी माना जाता है। हमारे रिलीजन में हर तरह के देवी देवता के पास कोई न कोई तरह के एनिमल या पशु पंखी की संज्ञा इसलिए बनी हुई है क्योंकि उससे हम ये समझ पाते हैं कि ये भी हमारे इंसानों की तरह, पशु पंखी वगैरह जो है, एनिमल वगैरह हैं, वो भी इंसानों की तरह इस प्रकृति का हिस्सा है और उसको भी हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हिंदू रिलीजन हर चीज को रिस्पेक्ट करता है। उसका बेस और रूट यही है कि हर एक के अंदर अच्छाइयां देखो। हर चीज ईश्वर ने अगर बनाई है तो उसका कोई पर्पस ही होगा, वो किसी न किसी तरह से फायदेमंद हो सकती है। तो शेरमुखी लॉट फायदेमंद हो भी सकता है। कैसे? तो शेर की सवारी कौन करता है? राजा महाराजा करते हैं। जहां पे बात हक की होती है, जहां पे बात शासन की होती है, जहां पे बात अनुशासन की होती है, जहां पे बात पावर की होती है, तो वहां पे सिंह या शेर की सवारी को अच्छा माना जाता है। इसका मतलब हमें राजा नहीं बनना, इसका मतलब हम देवी देवता भी नहीं बन गए। लेकिन शेरमुखी लॉट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बिजनेस जो सर्टेन लेवल और सर्टेन बजट से ज्यादा बड़े हो, जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस हो कंपनियों की, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हो, जिसके पास एक से बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे कंपनियों का हेड ऑफिस बना हुआ हो, अलग अलग ब्रांच ऑफिस बना हुआ हो, जिनका बिजनेस काफी फैला हुआ हो। मल्टीनेशनल लाइक आप सिर्फ अपनी कंट्री, अपने स्टेट में काम नहीं करते हो, लेकिन आप ग्लोबली काम करते हो। और उस कंडीशन में भी वहां पे रहने वाला नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो फायर का हो, तो उस कंडीशन में अगर आपका बिजनेस का लेवल कुछ ज्यादा ही मात्रा में हो, तो वहां पे शेरमुखी क्यों इफेक्टिव नहीं है पता है आपको? वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, बहुत ज्यादा उनकी कंपनियों की हेड ऑफिस अलग अलग कंट्री में बनी हुई है, तो सारी तो शेरमुखी नहीं होगी। अगर एक ही नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा ऑफिस एरिया फैला हुआ हो, अलग अलग कंट्री, अलग अलग जीप कोड, अलग अलग सिटी के अंदर, तो एक शेरमुखी हो सकता है, सारे के सारे तो नहीं होंगे ना। तो एक कंपनी के नाम पे एक शेरमुखी है, लेकिन 10 प्रॉपर्टी में से 9 प्रॉपर्टी या 8 प्रॉपर्टी उसकी सही दशा में बनी हुई, तो शेरमुखी का इफेक्ट कम हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक ही गैस स्टेशन है, आपके पास एक ही लीकर स्टोर है, या आपके पास सिर्फ 1 या 2 ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके जिप कोड में है और दोनों शेरमुखी है, तो उस कंडीशन में कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस का आपकी वहां पे रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्यों ना बना हुआ हो, आप एवरी डे वहां पे सिर्फ और सिर्फ परेशानी भुगतोगे। वास्तु में माना जाता है कि केमिकल बिजनेस और फायर बिजनेस के शेरमुखी लॉट अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही रेयर केस में।
मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करके सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल के अनुसार शेरमुखी यानी कि टाइगर फेस लॉट कभी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, घर में रहने वाले परिवारजनों के लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। चाहे वो आगे से कुछ हो, पीछे से कुछ हो, कहीं पे कोई भी आपके पास आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन वो अच्छा नहीं हो सकता। वो रेक्टेंगुलर वर्टिकल हो, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल हो, जिसका फेसिंग फ्रंट शेरमुखी हो, आपका घर दो मुख का बना हुआ हो, लेकिन वास्तु के नियम के अनुसार शेरमुखी लॉट रहने के लिए अच्छा किसी भी कीमत पे नहीं माना जाता। वहां पे रहने वाले परिवारजन कभी भी शांति से रह नहीं पाते, वहां पे इतने लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, लीगल प्रॉब्लम्स उसको गॉड गिफ्ट में मिल जाता है, लड़ते ही रहते हैं बिना मतलब के, और आप वहां पे अपनी हेल्थ खराब कर सकते हो, फाइनेंशियल डिस्ट्रॉय हो सकते हो, बैंक करप्सी फाइल कर सकते हो, जितना भी नुकसान इनके अंदर वर्स्ट कम वर्स्ट वर्डिंग्स है वो सारे वहां पे शेरमुखी में दिखाई देंगे। कम नुकसान नहीं, किसी भी अच्छे हेल्थी भले लॉट के अंदर कभी कभी किसी साल के बदलने के साथ कोई नुकसान होना वो नेचुरल बात होती है, लेकिन बाद में वो आदमी उसको रिकवर कर लेता है। शेरमुखी में जैसे ही आप घुसे पहले दिन से आपको टंबल वॉश की तरह गिराता रहता है। टंबल वॉश जैसे वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धोते हो ना, कपड़े ऊपर जाते गिरा के कपड़े नीचे आते, वो आपको जैसे इंडिया में अगर आप कपड़े धोते हो यानी कि आप उसके ऊपर धोखा लगा के कपड़े धोते हो, जिसको टंबल वॉश बोल सकते हो, तो वो आपको पटकता रहता है, वो पटकता रहता है, वो कभी भी आपको पीस ऑफ माइंड से नहीं रहता है। वास्तु के नियम के अनुसार कितनी भी अच्छी दिशा का घर क्यों ना ढूंढा हुआ हो, वास्तु शास्त्र शुरू होता है शेप ऑफ द लॉट से, घर से उसके बाद आता है। पहली प्रायोरिटी होती है शेप ऑफ द लॉट, रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, किसी भी कंट्री में रहने वाला किसी भी रिलीजन का व्यक्ति क्यों ना हो, शेरमुखी लॉट जो होता है वो वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता। पहली बात रेसिडेंशियल कॉमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के लिए। कभी कभी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर ये बात सही होने के चांसेस बहुत ही रेयर केस में हो सकते हैं, और उसमें दो तीन ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन कि वो कंपनी के पास ग्लोबल बिजनेस हो, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो, एक से ज्यादा जगह पे सेम नेचर ऑफ बिजनेस के साथ वो कंपनी का ऑनर जुड़ा हुआ हो, और उस कंडीशन में उसके पास शेरमुखी लॉट की सिर्फ एक ब्रांच ऑफिस, एक हेड ऑफिस हो या दो हो, लेकिन बाकी सब सही हो उस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन, शेरमुखी लॉट जो होता है जहां पे आप बिजनेस करने के लिए दाखिल हो गए, लेकिन दाखिल होने के बाद आप 3 साल के अंदर उस बिजनेस को बेच के बाहर निकल आए, तब आपको शेरमुखी की इफेक्ट कम होगी। जब तक रहोगे तब तक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शेरमुखी लॉट में दिखाई देते हैं। पहली परेशानी आती है रिश्तों में खराबी, दूसरी परेशानी आती है फाइनेंशियल आदमी को कंप्लीटली वॉश आउट कर देना, पैसे गए पूरे कंप्लीटली खत्म, और फिर भी बैठ के आराम से बातें सुनते रहे, भगवान पे भरोसा करके बैठे रहे और यही सोचते रहे कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने आपको भरोसा करने के बाद हर एंगल से अलग अलग तरह से मैसेंजर के तौर पे दिखाने की कोशिश की होगी, लेकिन कई बार हम चीजें शट डाउन कर देते हैं और दिखाने के बाद भी ये कोशिश नहीं करते, फिर जाके हमें उसके नुकसान भुगतने की बारी हो जाती है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो हर हाल में उसके ऊपर आस्था रखते हो, तो आपको अलग अलग माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आपकी मेहनत में कमी नहीं है, आपके पार्टनरशिप में भी कमी नहीं है, लेकिन जहां पे बैठे हुए हो वहां से परेशानी आ सकती है। लेकिन ये बात तब समझ में आती है जब हम अपने दिलो दिमाग को ओपन करके सही चीज को ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन हम हमेशा नुकसानों के लिए ब्लेम किसी और पे कर देते हैं। मैनेजर के साथ झगड़ा हो गया, एम्प्लॉय दुकान में नहीं आया, लोग भाग गए, तो ये ऐसा ये वैसा, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस बात को कवर अप करने की कि मेरे साथ ऐसा होता है। कभी उस बात पे मत जाओ। जितने भी लोग ये लाइव शो देखते हैं उसको अपने दिलो दिमाग से एक बात को कंप्लीटली निकाल देने की, मेरे ही साथ ऐसा होता है, कभी किसी का आपके साथ नहीं होता है। कुछ मिसिंग है जिसको आप ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो। लोगों को लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे ही साथ ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हस्बैंड जो भी करता है आंख खोल के देखने की कोशिश करो, सही तरीके से उसको लाइन पे लाने की कोशिश करो, जिंदगी ठीक हो जाएगी। सो किसी के साथ पर्टिकुलर बुरा नहीं होता है, लेकिन वो लोग उस बात का ब्लेम अपने आप के ऊपर डाल देते हैं क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है। इसीलिए उसका रास्ता ढूंढने के बजाय उस ब्लेम को अपने ऊपर डाल के
खुशखुशाल रहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उदास हूं, मैं दुखी हूं, मेरे साथ ऐसा होता है। नहीं होता आपके साथ, ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। लेकिन उठो, खड़े हो, देखो और उसका रास्ता ढूंढो। शेरमुखी लॉर्ड के अंदर उसकी पहली पहचान, आपका लॉर्ड शेरमुखी है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? या तो जाकर देखने से पता चलेगा। अगर बहुत फैली हुई जगह हो, 6 एकड़ का लॉट हो, 7 एकड़ का लॉट हो और समझ में नहीं आता हो, तो लॉट का सर्वे प्लान देखने से पता चलता है। वो भी समझ में नहीं आता हो तो ईफेक्ट से पता चलता है। जहां पे एंट्री करने के बाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कई बार ह्यूस्टन, टेक्सास, कैलिफोर्निया में मैंने देखा है कि एक कॉमन ईजमेंट होता है। 2 मोटल यहाँ पे बनी हुई है, 2 होटल बनी है, या एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है, एक होटल है और गैस स्टेशन है, और इसके बीच में कॉमन ईजमेंट है। तो लोग अपने लॉट से समझते हैं कि पहले भी कैसे कैलकुलेट मैं करूंगा, मेरा लॉट तो इतना है, कॉमन ईजमेंट है। कॉमन ईजमेंट में आपका हिस्सा हो गया, दैट इज कॉल्ड कॉमन ईजमेंट। कॉमन ईजमेंट से अगर आप अपना आना जाना कमर्शियल प्रॉपर्टी में रखते हो तो उसका इफेक्ट यहाँ पे गिना जाएगा। रेसिडेंशियल एरिया में कॉमन ईजमेंट का इफेक्ट नहीं होता है। आपके और आपके पड़ोसी के घर के बीच में 5-5 फीट की जगह हो या 4-4 फीट की जगह हो, 6-6 फीट की जगह हो, 2 घरों के बीच में, और वहां से आप कभी कभी उस राइट या लेफ्ट से जाते हो, उस कॉमन ईजमेंट का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कमर्शियल में तो होगा ना। कमर्शियल से गाड़ियां पार्क होती है, लोग वहां से पार्किंग करते हैं और आपकी मोटल में आते हैं, लोग मोटल के कमर्शियल कॉमन ईजमेंट में पार्क करते हैं और आपके रेस्टोरेंट में आते हैं, कमर्शियल ईजमेंट में पार्क करके आपके लिकर स्टोर में आते हैं, तो वो पार्ट ऑफ द लॉट का हिस्सा बन गया, वहां पे इफेक्ट होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। 80% से लोग, खुद वास्तु अप्लाई करने वाले लोग, वास्तु को समझते उसके आसपास में भी नहीं होते हैं। 3-4 बातें सुन के वास्तु कर देते हैं और फिर कुछ नहीं बात बनी तो पूरा ब्लेम जाके वास्तु पे डाल देंगे। लेकिन एक बार भी सच्चे मन से ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई ना। दैट इज प्रॉब्लम। इसकी वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है इस सब्जेक्ट के बारे में वो इतनी कम है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। सिर्फ शॉर्टकट की और मास्टर की और सोने की एक चाबी चाहिए, जिससे तकदीर जो है वो खुल जानी चाहिए और बाद में वो बनी रहनी चाहिए। बाद में वो चाबी कैसे भी करके उल्टी घूमनी नहीं चाहिए, और बस वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो गोल्डन फ्यूचर, वो बस बना रहना चाहिए। प्रकृति को बदलना है तो बदले, घटी को बदलना है तो बदले, साल को बदल, मेरा कुछ नहीं बदलना चाहिए। अगर बदला तो वास्तु कंसल्टेंट गलत, और अगर बदला तो वास्तु गलत। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया साल बदल गया तो तेरा वास्तु भी बदल गया ना। हो गया है, हो गया, बदलना नहीं चाहिए। ये सब चीज की मान्यताओं के आधार पे, आपकी गलत तरह की सोच विचार के आधार पे सब्जेक्ट अधूरा रह जाता है, और अधूरी चीज कभी भी पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती। शेरमुखी लॉट में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। वास्तु के अनुसार न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में मैंने काफी देखे हैं कि घर ऐसे हिल पे होता है। उस हिल की वजह से कई बार वहां पे 3 कोने बन जाते हैं। आपने कई बार ऐसे लॉट देखे होंगे कि आपका घर यहाँ पे है, आपके घर के लेफ्ट एरिया में स्ट्रीट बनी है, आपके घर के राइट एरिया में स्ट्रीट बनी है, और आपके घर के फ्रंट एरिया में स्ट्रीट बनी हुई है। बैक में नहीं है, पड़ोसी का घर है। यानी कि आपके घर की स्ट्रीट लेफ्ट में है, राइट में है और फ्रंट में है। तो आपके घर के लॉट को 3 एक्सेस है। ये 3 एक्सेस वाले लॉट में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पे भी पति पत्नी घर परिवार के जो लोग होते हैं वो शांति से रह नहीं पाते। लेकिन 3 साइड से ओपन होने वाले एक्सेस वाले लॉट में आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली, पर्सनल फैमिली, आसपास के लोगों के साथ रोज फाइट करते रहोगे। शेरमुखी लॉट उससे ज्यादा खराब माना जाता है। सबसे ज्यादा लॉस जो आदमी को वॉश आउट कर सकता है, खत्म कर सकता है, आदमी वहां पे सब कुछ अपना निकाल के खत्म हो सकता है। जितना ज्यादा आप वहां पे बैठे रहोगे, उसमें खास करके सबसे बुराई वाला साल है पहला ही साल, जबकि वास्तव में माना जाता है कि पहले साल में जब आप प्लॉट में जाते हो तो पुराने घर का इफेक्ट होता है। लेकिन पहला साल खत्म होने के बाद घर में 8 महीने अभी हुए हैं, जनवरी में घुसे, अगस्त तक आए हो, परेशानी शुरू, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तीसरा साल बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। अगर आप फ्लोर लेवल से शुरू करो तो शोल्डर तक तीसरे साल तक पहुंच जाते हो, और 5वें साल परेशानी आपके बालों से ऊपर चली जाएगी, बालों से ऊपर चली जाएगी,
और रास्ते कहीं से नहीं निकलेंगे। 7 ईयर्स तक बात खत्म हो जाती है। मतलब वहां तक तो हमें पहुंचते पहुंचते हम हर किसी से कर्जा उठा चुके होंगे, भाई से, बहन से, पड़ोसी से, जहाँ पे काम करते हो उसके पास से, हर एक आदमी आपसे पैसा मांगता होगा। तो किसी भी घर में जाने के बाद बार बार आपको पैसे बोरो करने की जरूरत पड़ जाए, कर्जा करने की जरूरत पड़ जाए। किसी भी घर में जाने के बाद 8 महीने के अंदर तो लड़ना शुरू कर दो, जबकि वो पति पत्नी कभी ना लड़ते हो। किसी भी कमर्शियल प्रीमाइसिस में जाने के बाद एम्प्लॉय कभी एक दिन भी आपके यहाँ पे ना टिके। तो हर आदमी तो बुरा नहीं हो सकता, 1 या 2 बुरे हो सकते हैं, सारे बुरे नहीं हो सकते। तो कोई भी एम्प्लॉय भाग जाए तो हमें खुद पे ब्लेम नहीं करना कि हम तो इतने अच्छे हैं, लोगों पे इतना भरोसा करते हैं। यू हैव टू चेक कि भैया इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स है। शेरमुखी लॉट लड़ाई झगड़े, पैसे में बर्बादी, कर्जे में चले जाना और आदमी का वहां पे पायमाल हो जाना, बैंक करप्सी हो जाना, फोरक्लोजर हो जाना, जितना लेकर उस घर में घुसे थे वो सब वहां पे खत्म हो जाना। इस तरह के वास्तु दोष की निशानी माना जाता है। शेरमुखी लॉट के उपाय होते हैं। शेरमुखी लॉट में अपनी आप को लाइफ को खत्म करना कहीं जरूरी नहीं होता है। मेरे पास काफी क्लाइंट्स आते हैं, जब कभी घर खरीदना होता है ना। एक मेरे पास इंडियाना पुलिस में एक क्लाइंट थे, डॉक्टर फैमिली थे, 7-8 साल पहले की बात है। बहुत घर देखते थे हम लोग साथ में मिलकर। एक घर पसंद आ गया, कम्युनिटी का क्रेज था, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। जब घर लिया था तो मैंने 1000 बार बोला कि ये शेरमुखी लॉट है, जा सकते हो, उपाय करना पड़ेगा। उसने कहा क्या उपाय करना है? मैंने कहा कि आपको पहले इसको शेप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडियन वास्तु कंसल्टेंट और अमेरिकन वास्तु कंसल्टेंट में कोई लेना देना नहीं है, उस तरह के उपाय है। इंडिया में शेरमुखी लॉट के लिए माना जाता है कि कॉपर की पट्टी, यानी कि पतला सा केबल के जितना पतला तार, आपके बालों से भी पतला तार, वो जमीन में काट के उसको डाल दो तो आपका लॉट सही हो जाएगा। मुझे लोगों का नहीं पता, मैं ब्लेम भी नहीं करना चाहती और मैं सफाई भी नहीं देना चाहती, अपनी बात बोलना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी के घर में एक सिंगल कॉपर तार नहीं डाला है और मेरा 101% अपनी प्रैक्टिस और अपने अनुभव के आधार से इस बात का मेरे पास मानना, समझदारी के साथ इस बात का मेरे पास प्रूफ है कि जमीन में कॉपर तार डालने से कभी कोई लॉट, कभी कोई शेप कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए कि आपका घर शेरमुखी कब बना? जमीन के अंदर जाके मेजरमेंट लिया तब बना कि जमीन के ऊपर दिखता था तब आपको दिखाई दिया? शेरमुखी लॉट टॉप ऑफ द लैंड होता है, टॉप ऑफ द लॉट होता है। आपका लॉट शेरमुखी है, अंडरग्राउंड जाके रेमेडी करोगे और ऊपर आपका लॉट शेरमुखी, कैसे फिक्स होगा? हो ही नहीं सकता। मैंने कभी लाइफ में कॉपर तार नहीं डाला, कभी नहीं डाला। और अगर कभी कभार जिंदगी में पूरी 89 की आज की प्रैक्टिस में 2 जगह पे डाला भी होगा तो भी उसके ऊपर भरपूर रेमेडी की होगी, लेकिन कभी नहीं डाला कॉपर तार को। उससे शेरमुखी लॉट कभी ठीक नहीं होता। पता नहीं इंडिया में लोग क्यों डालते हैं, जगह की कमी, समय की कमी, लोगों की समझदारी। मैंने कभी कॉपर तार नहीं डाला। और जो भी लोग प्रोग्राम सुनते हैं उसमें से किसी भी कोई भी व्यक्ति का जान पहचान में घर खरीदने वाले का शेरमुखी लॉट हो और वो कॉपर तार की रेमेडी करने वाले हो तो इसको ये प्रोग्राम जरूर भेज देना। कॉपर तार से कुछ नहीं होगा, ये मेरी मान्यता है। मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं किसी और के बारे में कोई ब्लेम या कोई क्लेम नहीं करना चाहती। कॉपर तार से कुछ नहीं होता है। जमीन के ऊपर लॉट ठीक नहीं, जमीन के ऊपर से उसकी सफाई करो। जमीन के ऊपर लॉट ठीक नहीं, ऊपर जाके उसकी फेंस बांधो, ऊपर जाके उसके लिए रिटर्निंग वॉल बनाओ, ऊपर जाके उसके लिए जो करना है वो हैच बना के करो, लेकिन जमीन के अंदर घुस के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका कॉमन ईजमेंट है, आपके और पड़ोसी के घर के बीच में जाके वो शेरमुखी लॉट बनता है और पड़ोसी का घर है, तो आपको जमीन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर, आपको अपनी हाथ की एक जो फिंगर होती है, इतने इंच की, इतनी मोटी सी जो मेटल की वॉल का सब्स्टिट्यूट हो, इतनी बड़ी गहरी कॉपर पट्टी को डाल के उसके ऊपर बड़े बड़े डिवाइडर को डालना पड़ेगा, जिससे आप रॉड क्रॉस करके ऐसे आते हो। फिर भी उस पट्टी के ऊपर कुछ तो डालना ही पड़ेगा अगर आपको लगता है कि डिवाइडर के बीच में है। शेरमुखी लॉट के वास्तु कंसल्टेंट के पास सारे उपाय है। शेरमुखी लॉट से भागने की जरूरत नहीं, शेरमुखी लॉट से घर बदलने की जरूरत नहीं है, शेरमुखी लॉट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कमर्शियल प्रीमाइसिस बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जरूरत है उसको रेक्टिफाई करने की, उसको इग्नोर नहीं करना। शेरमुखी लॉट को इग्नोर करना बहुत भारी गलती होने की, वास्तु दोष की निशानी की वजह से
इस तरह की संभावना मानी जाती है जो जगह के ऑनर को नुकसान और नुकसान और नुकसान में कन्वर्ट कर देती है। टाउन होम अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर शेयरमुखी लॉट के अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। किसी का शेयरमुखी अपार्टमेंट हो सकता है। अगर वो आदमी ये समझता है कि मेरे पास तो लॉट है ही नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क में 60 फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरे पास तो अपार्टमेंट, मेरी तो जमीन ही नहीं है, तो उसके बाद भी है 60 फ्लोर पे जो अपार्टमेंट, जो फ्लैट आपने खरीदा है, उसका जो शेप वहां पे दिखता है और उसका फ्रंट एंट्रेंस काफी बड़ा वाइड हो, तो वो शेयरमुखी अपार्टमेंट हो जाएगा। चाहे उसके बाद नीचे वाला फ्लोर एक जैसा हो कि ना हो, कि पेंट हाउस हो, डजेंट मैटर, लेकिन अपार्टमेंट की वास्तु शेयरमुखी लॉट में आपको तब दिखाई देती है कि जो अपार्टमेंट आपने खरीदा है उसका जो शेप आपको फ्लोर प्लान में, ब्रोशर में दिखाई देता है, उसके ऊपर से ये बात 100% प्रूफ हो जाएगी। अगर उसका फेसिंग फ्रंट बड़ा हो और पीछे से वो छोटा हो, तो वो आपका वाघमुखी शेरमुखी लॉट हो सकता है। आप उसको वाघमुखी बोलो, शेरमुखी बोलो, टाइगर फेस बोलो, डजेंट मैटर, वो सिर्फ बर्बादी की निशानी है। उपाय पे आते हैं। पहले मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, रिटर्निंग वॉल फेंस, शेरमुखी लॉट से भागना नहीं, कॉपर पट्टी से कभी कुछ नहीं होने वाला, उस पर जाना ही मत। दूसरी बात पे आता है, जिन जिन प्रॉपर्टी के अंदर अगर रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रीमाइसिस में आपको ये पता हो कि आपका लॉट शेरमुखी है, तो उस कंडीशन में उन लोगों को अपने घर में कभी भी गलती से भी पिरामिड का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपके घर में आग लगती है तो आप क्या करते हो? उसके बाद जाके और माचिस की तीली लेके उसमें और आग डालते हो, और उसमें गैसोलीन, पेट्रोल डालते हो, केरोसिन डालते हो, कोई भी ऐसा फ्लेमेबल केमिकल हो वो डालते हो, कि मिट्टी डालते हो, पानी डालते हो, क्या डालते हो? शेरमुखी लॉट अपने आप में क्रोधित स्वभाव की निशानी है। शेरमुखी लॉट, ट्रायंगुलर लॉट एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर है जो अग्नि क्रिएट करते हैं। तो अग्नि में अग्नि कैसे डालोगे? पिरामिड शेप खुद अपने आप में ट्रायंगुलर शेप की निशानी है। पीरा का मतलब है फायर और मिड का मतलब है बीच में घूमती हुई फायर एनर्जी। एक ऐसा शेप जिसमें फायर एनर्जी बीच में घूमती है। मैं किसी कंट्री के बारे में बोलूंगी तो शायद सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं देती हुए ये बोलती हूँ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कुछ कंट्री में ऐसे लोगों को प्रैक्टिस करते हुए दिखा है कि शेरमुखी लॉट में जाकर पिरामिड टांग देते हैं। इधर छत में लगाएंगे, उधर छत में लगाएंगे, वहां पे टांगेंगे, दीवार पे ऐसे टांगेंगे आपके मुंह पे आता हो, सो जाएंगे तो सर पे भी टांग देंगे, जिधर देखो उधर पिरामिड ही पिरामिड। मुझे दूसरों की प्रैक्टिस का अंदाजा नहीं है, अपनी प्रैक्टिस के अनुभव से मैं ये बता दूं कि मैंने कभी भी शेरमुखी लॉट में कोई भी पिरामिड उसके उपाय के तौर पे आज तक एक जगह पे भी यूज नहीं किया, एक जगह पे भी यूज नहीं किया। हो तो निकाल के फेंका है, लेकिन यूज नहीं किया। शेरमुखी लॉट में आप ऐसी कोई भी चीज नहीं डाल सकते हो जो फायर एलिमेंट के साथ संबोधित हो। आपने किसी प्रोग्राम में सुना कि आपके बच्चे के पढ़ने के लिए एक पिरामिड लाओ और स्टडी टेबल पे रख दो और उससे बच्चा पढ़ेगा, लेकिन उस वक्त आपको ये पता हो कि मेरा लॉट शेरमुखी है, या मेरा लॉट 3 कॉर्नर से ओपन वाला है, राइट, लेफ्ट और फ्रंट में, तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। कुछ और करो लेकिन ये नहीं यूज कर सकते हो। आप वहां पे राउंड शेप में जा सकते हो, वहां पे आप अलग अलग तरह के पैगोडा शेप में जा सकते हो, लेकिन आप ट्रायंगुलर शेप में नहीं जा सकते। पिरामिड शेप बोल दो या ट्रायंगुलर शेप बोल दो, नहीं जा सकते हो। पिरामिड शेप और ट्रायंगुलर या फायर एलिमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें एक होता है रेड कलर जो फायर एनर्जी को संबोधित करता है, एक होता है टाइगर फेस, शेर की प्रतिमा, सफेद टाइगर, वाइल्ड एनिमल्स। इस तरह के पिक्चर पोस्टर पेंटर शेरमुखी लॉट में नहीं लगाने चाहिए। शेरमुखी लॉट में बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शेरमुखी लॉट में अलग अलग तरह के पिरामिड नहीं लगाने चाहिए। शेरमुखी लॉट में बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट, बहुत ज्यादा वाटर एलिमेंट नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से गिर जाओगे, ऊपर से स्लोप से हाइट पे कोई धक्का दे और आप जैसे गिरोगे ना उस तरह से गिर जाओगे। तो शेरमुखी लॉट के अंदर किस तरह का डेकोरेशन होना चाहिए बने बनाए घर में और क्या नहीं होना चाहिए, ये बहुत समझने लायक बात है। और शेरमुखी लॉट के अंदर रहने वाले घरों के व्यक्तियों को कभी भी अपने घर की सीलिंग के ऊपर कोई भी तरह के ट्रायंगुलर शेप के अंदर त्रिकोणाकार की अलग अलग तरह की फॉल सीलिंग की रचना
या किसी भी तरह के पिरामिड शेप को घर के एलिवेशन के लेआउट के अंदर नहीं डालना चाहिए। बात रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, इक्वल है। इतनी बातों का ध्यान जरूर रखना है। घर सिलेक्शन में ये बात पहले पता चल जाए तो कोशिश करनी चाहिए शेरमुखी लॉट को कंप्लीटली अवॉइड करने की। बाद में पता चले तो पहले कोशिश करनी चाहिए उसको फिक्स करने की, और वो वहां पे फिक्स होने के बाद हमेशा के लिए अच्छा इफेक्ट दे सकता है। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 7 साल पहले इंडियानापोलिस में घर बनाया था, उन्होंने उस वक्त तो एक्साइटमेंट में बोल दिया हाँ हाँ हम जाके अभी कर देंगे, लेकिन बाद में सब कुछ किया लेकिन उसके उपाय को उन्होंने इग्नोर कर दिया। निकलते निकलते 3 साल निकाल दिए, फिर आराम से जाके सोचा कि अब मैं क्या करूं। तब तक तो उस लॉट का इफेक्ट शुरू हो चुका था। तो पहले तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करो ही मत, और करो तो पहले उसका उपाय करो, उसके बाद अंदर दाखिल हो जाओ। लेकिन लोग मूडी होते हैं। कंसल्टेंट आपको सजेशन देता है, वो आपको फोर्सफुली ये नहीं कहता कि कर, आपकी चॉइस होती है करना ना करना। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये शेरमुखी लॉटे जाने से पहले इसका उपाय करके जाना। लेकिन लोग इंटीरियर कलर्स कॉम्बिनेशन उसमें पड़ जाते हैं, और जब एक बार शेरमुखी इफेक्ट दे देता है तब जाकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, उसके बाद बहुत देर हो जाती है। फिर हर तरह के उपाय करो लेकिन इट्स टेक टाइम। पहली कोशिश ये है कि जाना ही नीचे ऐसे होते हैं। दूसरी कोशिश ये है कि अगर चले गए तो पहले रिपेयर करना चाहिए शेप को, बाद में सब कुछ इधर उधर का जो भी करना है करना चाहिए। तीसरा, लाइफ टाइम उस प्लॉट में ध्यान में रखना चाहिए कि मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं बनाऊंगा। लाइफ टाइम उस प्लॉट में ध्यान में रखना चाहिए कि मैं यहाँ पे कोई भी फॉल सीलिंग डिजाइन कहीं पे भी शैंडलियर परचेस शॉपिंग वगैरह में कहीं पे भी जितना हो सके उतना ट्रायंगुलर शेप से दूर रहूंगा। बहुत सारे रूल्स शेप को मैनेज करने के लिए निभाने पड़ते हैं, तब जाके ऐसे घरों के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। शेरमुखी लॉट इंसान की लाइफ में लड़ाई झगड़े टेंशन को बरकरार रखता है, और हो सके तो इस तरह के अपार्टमेंट बिल्डिंग, टाउन हो, सिंगल फैमिली हो, कस्टम हो, प्रोडक्शन बिल्डर हो, अलग अलग तरह के कॉमर्शियल प्रीमाइसिस, गैस स्टेशन बिजनेस, लीकर स्टोर बिजनेस, इवन स्टोरेज एरिया, डाउनटाउन में काफी स्टोरेज लोग हायर रखते हैं अपने सामान रखने के लिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। और हो सके तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन को उस जगह पे नहीं रखना चाहिए। अब आपके चैट मैसेज की बारी है। कुछ लोगों ने सिर्फ ये प्रोग्राम के बारे में हमें यहाँ पे ग्रीटिंग्स भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया अप्रिसिएशन के लिए। रुचि, सुनीता जी, दोनों को। सुनीता भटाड़ा ने तो साथ में एक क्वेश्चन भी पूछा है, उन्होंने लिखा है कि ऑन द रोड बट मिस योर शो। थैंक यू सुनीता जी, रोड से भी हमारा प्रोग्राम देखना। मैं भी तो रहती हूँ ना, मैं भी तो ऑन द रोड होती हूँ, फिर भी आपके साथ प्रोग्राम कर चुकी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। अजीत जतिंदर सैनी, फेवरेबल कलर फॉर ईस्ट एंड वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर कट्स। सो जो भी हमारे ये अजीत, शायद मुझे लगता है मैं अजीत सैनी को जानती हूँ, लेकिन 2021 के अनुसार आपको फिलहाल ईस्ट दिशा के अंदर कलर का प्रयोग करना है, तो आप फिलहाल सिर्फ क्रीम, आइवरी और बेज कलर का प्रयोग करें, जिसको हम न्यूट्रल कलर बोल सकते हैं। और वेस्ट दिशा में फिलहाल आपको कलर का प्रयोग कोई भी करना पड़े तो पहले तो न्यूट्रल में जाओ, या फिर आप ब्राउन कलर में जा सकते हो। सो दोनों दिशा के अंदर वेस्ट में ब्राउन और ईस्ट में न्यूट्रल कलर का प्रयोग आप फिलहाल कर सकते हो। रुचि, यहाँ पे रुचि ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने हस्बैंड का, घर के तीनों लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब दिया है, हस्बैंड वाइफ दोनों का। और क्वेश्चन ये है कि किस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन को फाइनेंशियल वी कैन यूज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए उसके बारे में वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने बेडरूम की दिशा देखी। ये देखते हैं कि रुचि के हिसाब से 2021 में जो उसका बेडरूम पड़ता है, ओके, क्या होना चाहिए।
पहली बात तो मैं ये कहूँ रुचि के फिलहाल नॉर्थ वेस्ट का अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो पॉसिबल हो, तो सुन के थोड़ी बात अजीब है लेकिन पॉसिबल है तो वहां पे नहीं सोना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। डेट ऑफ बर्थ से पीरियड अच्छा कितना है क्यों ना हो, लेकिन वहां से प्रॉब्लम्स हो सकती है रुचि। और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार रितेश, रुचि आपकी डेट ऑफ बर्थ से 2021 अच्छा होने के बावजूद भी अगर आप नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में अपना सोना कायम रखोगे या कंटिन्यू करोगे पूरा 2021 के दौरान तो आपको उसके अच्छे लाभ नहीं मिलेंगे। लेकिन 2021 में वहां पे कोई भी तरह के सिल्वर, कॉपर ब्राउन, शाइनी टोन की बनी हुई चीजें जो है उसको अवॉइड कर दो और हो सके तो वहां पे सोना अवॉइड करो। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसे घर की रचना होगी सोना ही पड़े तो वहां पे ऑफ वाइट, लाइट क्रीम, लाइट आइवरी, मैट फिनिश, ऑफ वाइट, लाइट क्रीम, लाइट आइवरी, मैट फिनिश, न्यूट्रल कलर मैट फिनिश, उस कलर कॉम्बिनेशन का प्रयोग करो ताकि फाइनेंशियल लॉस के बजाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 2021 के अनुसार आपकी बनी रहे। पहली कोशिश कीजिए ये बेडरूम को अवॉइड करने की। पेंट कलर साउथ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे, तो क्या रुचि आपने नया घर लिया? अभी आप ये जो वॉल पे पेंट कर रहे हो मेरा प्रोग्राम सुन के तो नहीं कर रहे हो ना? क्योंकि मैंने वॉल पेंट करने के लिए नहीं बोला, मैं तो कलर्स कॉम्बिनेशन एवरी ईयर लोगों को बताती हूँ। उस कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार वहां पे उतना इंटीरियर होना चाहिए। लेकिन अगर फिलहाल आपको वॉल कलर करने हो तो आप अपने जो साउथ की दिशा है वहां पे एक हल्का सा रस्ट कलर कर लो और बाकी पूरा कमरा जो है वो लाइट क्रीम कलर में जा सकते हो। फिलहाल क्रीम के साथ बने रहो रुचि, पूरे घर में क्रीम करो, एक एक वॉल को हाईलाइट करो, जिसमें साउथ वॉल में आप रस्ट कलर को यूज कर सकते हो, वेस्ट में भी वही क्रीम आएगा, क्रीम कलर। लेकिन उसके बाद जो एक वॉल आपको हाईलाइट करनी है वो आपके हस्बैंड के अनुसार वेस्ट दिशा में आप चाहें तो जो अगर आप रिटेल बिजनेस के साथ हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हो तो फिलहाल आपको वेस्ट दिशा में भी रस्ट कलर का ही उपयोग करना पड़ेगा, साउथ में भी रस्ट। और यहाँ पे रिटेल बिजनेस में हो तो, रिटेल बिजनेस में नहीं हो और जॉब करते हो तो खाली साउथ के अंदर आप वही कलर का प्रयोग करो जो हमने आपको बताया, रस्ट कलर का। और वेस्ट दिशा में आप ब्राउन कलर का उपयोग कर सकते हो एक वॉल के लिए, बाकी सब क्रीम रहेगा और मैट फिनिश। नहीं रुकी जी, लास्ट शो में बीमार व्यक्तियों के लिए सिर्फ ग्रीन और व्हाइट कलर के कपड़े पहन के हमेशा घूमना उतना नहीं कहा है। ये कहा है कि जब वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, घर के बाहर कोई भी ड्रेसिंग की बात तब आती है जब आप पर्टिकुलर एडमिशन के लिए जाते हो, नई अपॉर्चुनिटी के लिए किसी से मिलने जाते हो, आप अपने लिए दवाइयाँ या कीमोथेरेपी के लिए जाते हो या अपने डॉक्टर को विजिट करने जाते हो। तो जब कभी जिस किसी पर्पज से आप उस साल के अंदर घर के बाहर जाते हो और पूरा घर आपके साथ नहीं है, तब उस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन का ड्रेसिंग अगर आप करते हो तो उससे आपको फायदा है। प्लस बीमार व्यक्तियों के लिए अगर आपको बेडशीट में ग्रीन कलर करना हो अप्लाई तो रूबी जी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से दिशा के कमरे में सोते हैं। लेकिन कलर्स कॉम्बिनेशन का सिक पीपल के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए ग्रीन एंड व्हाइट कलर बहुत अच्छे माने जाते हैं। जब कभी वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की सारवार के लिए घर के बाहर जाते हैं तो इस तरह के ड्रेसिंग के उनके साथ रहने से जो दवाइयां वो कर रहे हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं, डॉक्टर के लिए जो एडवाइस देते हैं, उसमें काफी हद तक दवा दुआ साथ में मिलने से 2021 के उनको फायदे मिलेंगे। तो ड्रेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बेडशीट का मुझे ये बात जाननी समझनी जरूरी है कि कौन सी दिशा का कमरा है। बेडशीट अगर वो सही दिशा के कमरे में है तो फिर वो भी वो यूज कर सकते हैं, लेकिन बेडशीट के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। हेमा तावड़े, हैप्पी हॉलीडे पल्लवी जी, प्लीज टेल अस डायरेक्शन डिग्री numbers to have present to keep families. Okay.
हर अलग अलग साल के अनुसार जो दिशा है उसमें डायरेक्शन के बारे में हमने पहले वाले प्रोग्राम में बात की थी हेमा जी, जो 2021 का पहला शो शुरू होता है इस प्रोग्राम में है। आप YouTube पे जाके उसके रिपीट एपिसोड दे सकते हो, जिसमें मैंने कौन से दिशा में क्या होना चाहिए, क्या दिशा में नहीं होना चाहिए, वो 2021 के अनुसार डायरेक्शन के बारे में बात की थी, फिर जाके कलर्स के बारे में बात की थी। और अभी इस साल 2021 के अनुसार कुछ दिशाओं के बारे में जो जानकारी है हेमा जी, वो अभी कंटिन्यूज है। हम अपनी बात पे आपके साथ अलग अलग तरह की डायरेक्शन के बारे में 2021 की सिंपल टिप्स अपने घर में अप्लाई करने के लिए, बेडरूम के लिए बेडशीट के माध्यम से, वॉल कलर्स के माध्यम से, डेली यूज के माध्यम से अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब किस चीज की कंफ्यूजन है रेमेडी करने के लिए, आप थोड़ी सी अपने बारे में बता दो कि ईस्ट डायरेक्शन की जो डिग्री और जो नंबर आप पूछना चाहते हो, ये थोड़ी सी खुल के बात नहीं है। 2021 के अनुसार ईस्ट में आपको कुछ करना है, डिग्री नंबर से क्या करना है, थोड़ा अपना क्वेश्चन दोबारा सही तरीके से पूछिए जो मेरे को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे हरिंदर भाटी जी ने साउथ वेस्ट दिशा के किचन के लिए येलो कलर्स का प्रयोग किया है। आप कर सकते हो, साउथ वेस्ट के अंदर येलो कलर रख सकते हो। आप शायद रेंटल प्रॉपर्टी में अभी अभी गए हो, टेम्पररी गए हो, ऐसा उस वक्त आप बता रहे थे, मैं ऐसा मान लेती हूँ कि आप वहां पे गए होंगे टेम्पररी। तो आप ऐसे येलो कलर को वॉल पेंट ही ना सही, लेकिन इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन को डेकोर कर सकते हो, लेकिन येलो के साथ आपको व्हाइट या ऑफ व्हाइट को डालना पड़ेगा। आप सिर्फ अकेला येलो पूरा नहीं कर सकते। और अगर हो सके हरिंदर जी, आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके हस्बैंड की है उसके हिसाब से, आप शायद रेस्टोरेंट बिजनेस में भी हो, आपके बेटा रेस्टोरेंट में भी है, तो आपको साउथ वेस्ट में हल्का सा जो टोमेटो रेड जो होता है, पल रेड, उस तरह के टोमेटो रेड के साथ ऑफ वाइट या फिर सिर्फ वाइट कलर और हल्का सा येलो, 3 कलर्स कॉम्बिनेशन को मिक्स करके लगाना चाहिए, ताकि आपको रेस्टोरेंट में 2021 के वास्तु की वजह से और कोई नए इश्यू एम्प्लॉय के माध्यम से खड़े नहीं हो जाए। तो आप 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन को प्ले करके वहां पे लगा सकते हो। मोनिका राज, लक्ष्मण कामन, रूपल जैन की है मार्च 7, 1981। लक्ष्मण कानन की कौन से नहीं, बर्थ टाइम नहीं लिखा है आपने। ओके, जो हमारे व्यूअर्स मोनिका रात से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और वो इस प्रोग्राम की प्रशंसा भी करते हैं, उनको ये प्रोग्राम ब्लेसिंग की तरह आप देख रहे हैं, उन्होंने जो लिखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अप्रिसिएशन के लिए। लेकिन जो एजुकेशन का बिजनेस आप एक दूसरे के साथ ओपन करना चाहते हो, इक्वल पार्टनरशिप 50-50, रूपल जैन एंड लक्ष्मण खानन, I'm sorry to say Monica, whatever the person is there, रूपल जैन या जो भी है, this is not right time। थोड़ा सा और रुक जाओ, और कंपनी ओपन करनी है तो कर सकते हो, लेकिन अभी बिजनेस और पार्टनरशिप दोनों, नेचर ऑफ बिजनेस अच्छा है, लेकिन ये पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन उतना पावरफुल नहीं है। थोड़ी और समय की जरूरत है और ज्यादा बातें बताने के लिए। एलएलसी ओपन करने के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर लेटर्स दे देती हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद हमारा शो है वो,
तो आप वहाँ पे हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम सुन रहे हो और वहाँ पे देखने का टाइम नहीं मिले तो बाद में रिपीट प्रोग्राम वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है। आज का हमारा वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर LLC देखकर बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहा है, सॉरी टू से। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के आपको लेटर्स देना पड़ेगा, ताकि हो सकता है लेटर्स के माध्यम से थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी रेमेडी करने की जाएगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आज के प्रोग्राम में इतना ही। छुट्टियां हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, खुशियों के साथ हर हाल में जुड़ जाओ, सब कुछ को भूल के। प्रोग्राम जब कभी सुनो, जब कभी समझो, तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए है। अपने हॉलीडे में अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं होने देना। खुश रहे, सलामत रहे, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वैसे एक बार कह के देखना घर में परिवार के साथ कुछ दिनों तक। उससे काफी वास्तु के बारे में सही जानकारी मिलने की कोशिश हो जाएगी। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल देगा। नमस्ते।